नाम है फसलों की जल मांग, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप। किसी भी फसल को कितनी पानी की आवश्यकता होगी, यह इसके लिए जो है बहुत सारे फैक्टर को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, किसी भी फसल को, हर एक फसल की डिमांड जो है अपनी अलग अलग होती है। चाहे वो तुम्हारे गेहूं के लिए फसल हो, चाहे वो तुम्हारे चावल की खेती के लिए जो फसल लगाते हैं हम, धान, तो उस फसल के लिए दोनों की मांग जो है, वाटर की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग होगी। और वो भी डिपेंड करेगा क्या, सॉइल किस तरह का है, किस तरह की सॉइल में उस फसल को लगाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है, हमें जो बेसिक स्टार्ट करना है, हमें सबसे पहले सॉइल से स्टार्ट करना है कि सॉइल जो है अलग अलग कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। सॉइल मतलब मिट्टी। तो जो मिट्टी है वो कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, और उनका जो है क्या योगदान है, और फसल के ग्रोथ में उनका क्या योगदान है, फसलों के ग्रोथ में। और जो पानी दिया जाएगा उस सॉइल को, वह किस तरह से जो है उस पानी का यूटिलाइज करते हुए उस फसल को जो है ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें जब भी कोई फसल लगाना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल जो जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो सॉइल कैसी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा मृदा है, सबसे बेसिक पहला जो टॉपिक है तुम्हारा इस चैप्टर का, वो है तुम्हारा सॉइल। ठीक है, मृदा। अब सबको पता है कि मृदा जो है, मृदा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, अब जो तुम्हारा सॉइल है वो मोस्टली क्या होता है, चट्टानों के इरोजन से जो है, जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, उनके इरोजन से जो है वो फिजिकल और केमिकली जो रिएक्शन होते हैं उनकी सतहों पे, उसके फलस्वरूप क्या होता है, उनका विघटन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हुए क्या करते हैं, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, और जहाँ भी ये इकट्ठा होंगे वो क्या होंगे, सॉइल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों से कभी जो है पानी तुम्हारा खूब तेज़ी से आता है तो क्या था, अपने साथ जो है पानी के साथ क्या लेता है, सिल्ट लेके आता है, मिट्टी ढेर सारी लेके आता है। ठीक है, तो जहाँ पर उनकी स्पीड कम होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगा, वहाँ पर क्या होगा, वो जो सिल्ट उसमें घुले हुए हैं पानी में, जो मिट्टी घुली हुई है पानी में, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। जहाँ सेटल डाउन होगी वो क्या होगी, वो सॉइल जो है वहाँ पर बैठ जाएगा, सतह जो है एक क्षेत्र बना लेगा अपना। ठीक है, तो वहाँ पर जो इस तरह की सॉइल जो नदियों से बहा के लाई जाती है, मोस्टली उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं उसको। ठीक है, आगे हम बताएंगे अभी। तो ये जो है मृदा की उत्पत्ति का कारण है कि जो चट्टानों का विघटन। चट्टानों का जो विघटन होता है वो क्या होता है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जो कि सदियों से चला आ रहा है ये प्रक्रिया। ठीक है, आज जहाँ कहीं भी मिट्टी पाई जा रही है, कहीं न कहीं जो है इसी विघटन का ही जो है एक फलस्वरूप है। ठीक है, इस विघटन का ही एक कारण है कि वो मिट्टी जो है जगह जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जो है चट्टानों के प्रकार के विघटन की वजह से अलग अलग प्रकार की सॉइल अलग अलग स्थानों पे पाई जाती है। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कौन कौन से जो है। अब जो फसल होगी, उन्हीं मिट्टी के बिहेवियर को देखते हुए, मिट्टी किस तरह की है उसके बिहेवियर को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसका जो है प्रयोग करेंगे और उस तरह की फसल को वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जैसे अपने क्षेत्र जहाँ पे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर जो है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई चट्टानें हैं, मिट्टी है। ठीक है, सॉइल है।
तो वो सॉइल क्या होता है कि फेवरेबल होते हैं लगभग हर एक फसल के लिए। जितनी भी आप फसल लगाएंगे उन सभी फसलों के लिए वो जो है फेवरेबल होता है। तो जो भी आप धान लगाएंगे, चाहे आप जो है गेहूं की खेती करते हैं, चाहे गन्ने की खेती करते हैं, सभी खेती के लिए क्या होता है कहीं ना कहीं वो जो है उपयोगी होता है। क्योंकि जितनी भी मिट्टी अपने जो इस तरह के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश तुम्हारे हुए, पंजाब उंजाब हुए, तो वहाँ पर क्या होता है पानी जहाँ पे नदियाँ हैं तो उन्हीं नदियों के द्वारा जो है बहा कर लाई गई हैं ज़्यादातर मिट्टी। ठीक है, तो वो जो मिट्टी जो नदियों द्वारा बहवा के लाई जाती हैं, ठीक है, बाढ़ के समय में, तो वो क्या होता है एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहवा के लाती है। ठीक है, और जहाँ भी वो जो है सेटल डाउन होगा, वो मिट्टी बैठेगी, वहाँ पर जो है क्या होगा वो उपजाऊ मिट्टी का रूप जो है ले लेती है। और उस वहाँ पर हम फाइल लगाकर जो है फसल को लगाकर हम क्या करेंगे इजीली जो है अच्छी क्वालिटी की जो है प्रोडक्टिविटी जो है हमारी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी होगी सॉइल की। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा उतना ही ज़्यादा जो है अच्छे से सॉइल जो है विकास करेगा। तो ये कहानी है। अब इसमें जो है तुम्हें जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो तुम्हारा सॉइल का जो लेयर है, जो मोस्टली सॉइल के जो लेयर होते हैं वो तुम्हारा मैक्सिमम 1 मीटर तक लिया जाता है। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो मोस्टली मानी जाती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक गहराई तक। ठीक है, इसीलिए जब हम रूट जोन पढ़ रहे थे, रूट जोन मेथड इरिगेशन का, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो पाइप हम लगाते हैं अंडरग्राउंड पाइप पोरस वाला, वो पाइप क्या करता है तुम्हारा रूट जोन में लगाते हैं। तो हमने बताया तो वहाँ पर जो पाइप का जो डेप्थ होता है पृथ्वी की सतह से वो 40 से 60 सेंटीमीटर की गहराई पर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रूट माना जाता है, जो फसल की जड़ें मानी जाती हैं, वो पृथ्वी की सतह से, जहाँ पर सॉइल की सबसे ऊपरी सतह है, वहाँ से 40 से 60 सेंटीमीटर तक की गहराई जो है मानी जाती है। मोस्टली मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 1 मीटर होगा, लेकिन एवरेज जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, तो 60 से 1 मीटर के बीच में जो है तुम्हारा जो सॉइल का लेयर है, वही जो है हिस्सा जो है ज़्यादातर रूट के द्वारा यूज किया जाता है। उसी वहीं पे उपस्थित जितने भी न्यूट्रिशियन है सॉइल में उपस्थित, जो भी खनिज लवण है, उसके अलावा जो है तुम्हारे जो भी सॉइल मॉइस्चर हैं, उसमें उपलब्ध मॉइस्चर है, उन सब का प्रयोग वो जो है मिट्टी में उपलब्ध सभी न्यूट्रिशन का प्रयोग क्या करता है फसल करता है, उसी के थ्रू क्या करता है अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये कहानी है तुम्हारा सॉइल का। अब तुम लोग जो है नोट जो मैंने दिया उसमें से जो है जितना दिया है ना उसको एक बार देख लेना। अब इसमें देखो अलग अलग जो रचना है उसकी सॉइल के आधार पर, रचना के आधार पर किस तरह से सॉइल बनी है उसके आधार पर जो सॉइल है तुम्हारा उसका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है। अब क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसको किस तरह से हम देखेंगे रचना के आधार पर। तो सबसे पहला जो सॉइल है तुम्हारा वो क्या है, एलुवियल सॉइल है या जलोढ़ मिट्टी है। अब मैंने बताया था कि जो एलुवियल सॉइल होता है वो क्या होता है नदियों के द्वारा जो है बहा कर लाई जाती है मिट्टी। तो नदियों कभी जब बाढ़ आता है तो कभी देखते हो कि उसकी जो पानी होती है मटमैली होती है, देखने में क्या होता है मटमैला होता है। तो उसमें क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है और बालू भी होता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि बालू और सिल्ट में कौन सा पार्टिकल किसके बड़े होते हैं किसके छोटे होते हैं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा जो सिल्ट होता है वो बालू के कणों से क्या होते हैं, बालू के कणों से भी
महीन होते हैं जो सिल्ट होते हैं, और सिल्ट से भी महीन होता है तुम्हारा मृतिका, क्ले। ठीक। तो ये जो है तुम्हारा ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के, वो पार्टिकल जो है पानी में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है पानी का, बाढ़ के समय में देखते हो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो पानी का है वो बहुत तेज होता है। और जब स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मिट्टी को काटते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएगा। पानी में जो है मिट्टी क्या होता है, घुल जाता है, और बहता हुआ क्या हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है। तो जहाँ से कटान होगा वो मिट्टी कट के क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। अब बैठेगा कहाँ पे, जहाँ पे वो जो है बाढ़ जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वाटर का, वो धीरे धीरे क्या होगा, जहाँ पे कम होगा वहीं पर वो मिट्टी धीरे धीरे क्या होगी, बैठ जाएगी। ठीक है, ये कहानी है। तो अब जो बाढ़ आता है उसमें जो पानी है उसमें तीन तरह की चीज़ें पाई जाती हैं मोस्टली। बालू भी पाया जाता है, सिल्ट भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, मृतिका पाई जाती है, यानी कि क्ले पाया जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो पार्टिकल होती है साइज में, वो बालू के कण होते हैं। उससे छोटा कण क्या होता है तुम्हारा, सिल्ट होता है। ठीक है। और उससे भी महीन कण किसके होते हैं, क्ले के होते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं अगर सॉइल में उपलब्ध हैं, मिट्टी में उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो जो है फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसीलिए बाढ़ से जो मिट्टी लाई जाती है बहा के, वो जो है फसल के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। उसको कहते हैं हम लोग क्या, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। और इस तरह की जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो मोस्टली जो है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन सब जगहों पे क्या है, नदियाँ हैं आसपास। गंगा नदी है तुम्हारे वहाँ, देखो तो राप्ती नदी है। ठीक है। तो ये जब भी इन क्षेत्रों में इन नदियों में बाढ़ आता है तो आसपास के क्षेत्रों में क्या करते हैं, वहाँ से मिट्टी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आके क्या करती है, सेटल डाउन कर देती हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे उस वो जो आसपास के क्षेत्र हैं वो खेती योग्य हो जाते हैं। वहाँ पर जो है जो जगह होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो खेती योग्य ज़्यादा माने जाते हैं। वहाँ पर फसलों को आसानी से लगाया जा सकता है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। उपज अच्छी होती है। अब मोस्टली इस तरह के सॉइल जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, बारिश के समय में ही लाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया भी है, दिया गया है कि यह मिट्टी गेहूं, दाल, गन्ना, चना, मक्का आदि के लिए क्या है, उपजाऊ है। तो जब भी जलोढ़ मिट्टी की बात करेगा तो तुम ये सोचना कि तुम यूपी की बात कर रहा हो। यूपी में जो भी मिट्टियां हैं अलग अलग प्रकार की, मोस्टली अपने क्षेत्र का। ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी की कहानी हो गई। अब इसके अलावा तुम्हारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, लाल मिट्टी है, अपशिष्ट मिट्टी। ठीक है। जो लाल मिट्टी तुम्हारी होती है जिसको रेसिडुअल सॉइल कहते हैं हम लोग, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रेनाइट और नाइस, ये दो चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है, आयरन और मैग्नीशियम की। लौह और मैग्नीशियम के खनिज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। इसीलिए जो है इनको लाल मिट्टी का भी नाम दिया गया है। अभी को कि इसकी पहचान क्या है, इसमें जो है तुम्हें लौह और मैग्नीशियम के जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक। अब जब लौह ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका रंग जो है लाल होता है। कोई पूछे लाल मिट्टी लाल क्यों होता है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें लौह ऑक्साइड जो है, आयरन की जो मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है। और इस तरह के सॉइल जो तुम्हारे होते हैं वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़ इन सब जगहों पे पाया जाता है। और इस तरह की जो मिट्टी होती है ये भी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है कि इन फसलों के लिए ज्वार की जो खेती होती है और मूंगफली की खेती के लिए। ठीक है, लाल मिट्टी हो गया ये संरचना के आधार पे। फिर अगला जो तुम्हारा जो है ब्लैक कॉटन सॉइल है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है, कभी तुम सुनो होगे बहुत बार कि काली मिट्टी, लेकिन काली मिट्टी कभी तुम ऐसे सुनोगे डायरेक्टली नहीं सुनोगे, उसको कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। पास में आई, यानी कि ये जो मिट्टी है वो काटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ब्लैक जो काली सॉइल है, काली मिट्टी है, वो काटन की खेती के लिए ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो लिया जाता है हमेशा, ज़्यादातर सुनोगे तो तुम ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी कम ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा बोला जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी मानी जाती है। इसका प्रयोग जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है काली मिट्टी का। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देखो, यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो ऐसी जगहों पे ये जो है कपास के लिए खेती की जाती है इन स्थानों पर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है काली मिट्टी की अधिकता ज़्यादा है। ठीक है, और ब्लैक कॉटन सॉइल पे कभी भी हम अपना जब मकान बनाएंगे ना, अगर हम मकान बनाने सोचें इन स्थानों पे तो वो आसान कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो मॉइस्चर के प्रति बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव माना जाता है। जब भी वो नमी के संपर्क में आएगा क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, वो फूल जाएगा। ठीक है, और जल्दी से फिर क्या होता है, इसमें सिकुड़न भी होता है उतना ही जल्दी। ठीक है, जैसे ही मिट्टी पानी के संपर्क में आएगा जल्दी से फूल जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जैसे ही नमी जो है इसमें से गायब होगी तुरंत क्या होगी, फिर ये सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे स्थान पे जब भी तुम घर बनाओगे तो तुम्हारा फाउंडेशन जो तुम बनाओगे वहाँ पर क्या होगा, वो फाउंडेशन जो है तुम्हारा क्या होगा, सेटलमेंट ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी सॉइल है वो जल्दी से फूल जाएगी, जब भी पानी पाएगा तो फूल जाएगा। और जब पानी जो है उसमें से कहीं निकल गया, ड्रेन आउट हो गया, तो समय के साथ फिर क्या होगा, वो जो है सेटलमेंट हो जाएगा, फिर जो है अपना पुराना वॉल्यूम प्राप्त कर लेगा। जब पुराना वॉल्यूम प्राप्त करेगा तो जहाँ तुम फाउंडेशन रखे तो उसका लेवल क्या होगा, नीचे गैप आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होगा तो क्या होगा, क्रैकिंग आ जाती है। तुम्हारे जो भी बिल्डिंग के उपांग हैं, ठीक है, सब स्ट्रक्चर हैं, उसमें क्या होता है, क्रैकिंग जो है दिखने लगती है। ठीक है, तो ये है ब्लैक कॉटन सॉइल की। इसीलिए जब भी हम ऐसे जगह पे हम कोई निर्माण कार्य करते हैं जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसका हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर हम लाइम का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से उसका क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। और फिर वो जो है क्षेत्र जहाँ पर ये मिट्टी काली मिट्टी है, जब उसका स्टेबलाइजेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, फिर जाकर वो क्या होगा, बिल्डिंग के निर्माण के कार्य में अब सहयोग करेगा। तब सेटलमेंट नहीं होगा, उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा क्या होगा, हमें चेंज करना पड़ता है कुछ प्रयोग करके, लाइम जैसे। ठीक है, अगला जो तुम्हारा है खारी या क्षारी मृदा। ठीक है, अब देखो जो नाम से ही है साल्ट या एल्कलाइन सॉइल, मोस्टली ये क्या होता है, ये फसलों के लिए उपयुक्त होते नहीं है ज़्यादा, इनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, खारी जो मृदा होती है उसमें जो तुम्हारा जो साल्ट की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह की फसलों का जो है, इस तरह के सॉइल का जो है हम प्रयोग कभी नहीं करते हैं मोस्टली, जो है तुम्हारे किसी भी फसल के लिए। ठीक है, नमक जो है अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी फसल के लिए, इसलिए जो है हम इसका प्रयोग
नहीं करते हैं, न के बराबर करते हैं। अगला है तुम्हारा जंगली सॉइल, जंगली मृदा। ठीक है, अब जंगली मृदा जो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि जंगली मृदा है, तो किसी जंगल में ही पाया जाता होगा। जंगल में जो नदियाँ होती हैं, कभी कभी उसमें बाढ़ वाढ़ आ जाता है, तो क्या होता है आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा सा जो है वो मिट्टी जो है फैल जाती है, और जो है क्या कहते हैं, इसीलिए इस जंगलों में पाया जाता है इस तरह की मिट्टी। इनका नाम इसीलिए जो है क्या किया गया है, जंगली मृदा दिया गया है। ठीक है, वो जगह पे कोई अब मान लो ऐसी जगह पे अगर रहता हुआ नदियों किनारे यहाँ पे जंगल ज़्यादा है, तो उस तरह के सॉइल का भी यूज करके जो है फसलों का प्रयोग उगाने में, फसलों का उगाने में इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे अधिक लग जाते हैं अपने आप जो है। अगला तुम्हारा है रेतीली मृदा। ठीक है, डेजर्ट सॉइल है। अब डेजर्ट सॉइल है, रेतीला है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, सैंड, यानी कि सैंड के जो पार्टिकल होते हैं ऐसे सॉइल में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इस तरह के सॉइल जो सैंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में पाया जाता है, तुम्हारे राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में इस तरह के जो है, या समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है इस तरह के रेतीले मृदा ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ रेतीला ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है तुम्हें जौ और चरी की जो उपज होती है वो ज़्यादा मानी जाती है। जौ और चरी जो है ज़्यादा उगाई जाती है। अगला तुम्हारा हो गया, अगला है तुम्हारा दलदली मृदा। ठीक है, अब दलदली मृदा क्या होगा तुम्हारा, जहाँ पर तुम्हारी मिट्टी क्या होती है, सेमी सेचुरेटेड होती है। सेमी सेचुरेटेड मतलब क्या कि जो सॉइल है हर एक पार्टिकल जो क्या होगा वो वाटर से जो है सेचुरेट होगा। ठीक है, उसमें नमी होगी पर्याप्त। तो इस तरह की जो सॉइल होते हैं वो पानी के संपर्क में लगातार बने रहने से क्या होता है, वो धीरे धीरे सॉइल जो है सड़ने लगता है। जैसे तुम कभी गड्ढे में उतरो, गड्ढा कभी सूख जाए तो उसकी मिट्टी को जब तुम हटाओगे एक सतह को, तो अंदर क्या होगा, दलदल की तरह तुम्हें दिखेगा। थोड़ा ऐसे पैर दबाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, दलदली तुम्हें पता चलेगा कि वो दलदली है। ठीक है, तो अब कभी इस तरह की जब भी दलदली मृदा होती है वहाँ पर इसी के फेवरेबल टाइप के जो है हमें फसल को लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगला तुम्हारा फसलों के लिए उपयुक्त मृदा। अब हमें ये डिसाइड करना है, इतने प्रकार की मृदा है और भी कई प्रकार की मृदाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो तुम्हारे एग्जाम के पर्पज़ से और नॉलेज के पर्पज़ से जो है इतनी प्रकार की मृदाओं को एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें जो फसल लगाना है, कोई भी फसल मान लो लगाना है, तो मैंने बताया कि हमें सॉइल देखना होगा किस तरह की सॉइल है। उस सॉइल का हमें क्या करना है, टेस्टिंग करना पड़ता है। अब टेस्टिंग जब करोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें जो है निकल के आएंगी, जिनको तुम्हें पैरामीटर को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जिनको हमें विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मृदा जो होती है तुम्हारे, उसमें हर प्रकार के जो है न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे वो क्या हो, अकार्बनिक हो। दोनों जो है प्रकार के पदार्थ उसमें पर्याप्त मात्रा में होने ही चाहिए। ठीक है, ताकि जो फसल हम लगाएं उस फसल को अगर नाइट्रोजन, पोटास या कार्बन जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो उस सॉइल से क्या करेगा, आसानी से ले लेगा। तो ये इसलिए जो भी मृदा होगी तुम्हारी उसमें कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अवश्य होने चाहिए उस सॉइल में। ठीक है, अगला जो तुम्हारा पॉइंट है, पैरामीटर है, वो तुम्हारा क्या है, सॉइल का जो पीएच मान है। पीएच मान वो 7 के बराबर होना चाहिए। पीएच स्केल जो होता है वो ये निर्धारित करता है किसी भी
सॉइल का जो पीएच स्केल होता है या वाटर की रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जब पीएच मान 7 से ज़्यादा या कम होगा तो क्या होगा, सॉइल या पानी क्या होता है, क्षारीय हेलो सर आवाज क्लियर है। हेलो, आवाज आवाज़ नहीं जा रही है। अब सुन, आ रहा है। सुनो सुनो, देखो मैं बता रहा था यहाँ पर कि फसलों के लिए उपयुक्त कौन सी मृदा है। ठीक है, तो कोई भी फसल है उसके लिए हाँ, कौन कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, इसको जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लैब टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब जब लैब टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा उसमें कार्बनिक मात्रा कितनी है और अकार्बनिक मात्रा कितनी है। ठीक, अब अगला जो टेस्टिंग होगा पीएच मान होगा। जब भी हम किसी सॉइल का पीएच मान हमें देखना होगा, तो पीएच मान जो होता है तुम्हारा वो ये दिखाता है कि पानी की, मोस्टली हम पानी का ही करते हैं, लेकिन सॉइल का भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं लैब टेस्टिंग जब हम करते हैं। ठीक है, तो पीएच मान जो तुम्हारा होता है वो 7 से ज़्यादा या कम होने पे क्या होता है, वो उसके पैरामीटर पे अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अरे तनी कुछ काम कर रहे हैं, यहीं बैठिए, अभी हम चलेंगे तो कुछ खिला देंगे। चलिए बैठिए, वहीं बैठिए, अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पीएच मान होता है सॉइल का, ऐसे ही हम क्या करते हैं पीएच मान निकालते हैं। जो मिट्टी होती है, अगर उसका पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय माना जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी। और जब भी 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षार की मात्रा उसमें ज़्यादा हाँ, मानी जाएगी। तो हमें जो मिट्टी है उसमें ना ज़्यादा अम्ली चाहिए ना ज़्यादा क्षारी चाहिए, हमें 7 के लगभग बराबर जो है पीएच मान होना चाहिए। इसकी टेस्टिंग हम लोग करते हैं पीएच स्केल पर। ठीक है, और जब पीएच मान 7 के बराबर होगा तो मृदा क्या होगा, किसी भी फसल के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने तुमको बताया था कि जो क्ले पार्टिकल हैं किसी भी सॉइल में, वो मिनिमम 2% होना चाहिए। 2% से ज़्यादा है तो वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाएगा अगर 2% से ज़्यादा है तो ये कहानी है पीएच मान का और सॉइल में उपलब्ध जो क्ले पार्टिकल हैं उनका। तो जो क्ले होते हैं तुम्हारे भी किसी भी सॉइल में, वो 2% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे तुम्हारे वहाँ जो भी मिट्टी है उसमें तुम ध्यान से देखोगे, जो तुम्हारा क्लेई सॉइल है, अभी तुम बालू में कोई फूल का पेड़ लगाओ, ठीक है, कोई पौधा लगाओ, और वही पौधा जो है तुम किसी अभी सामान्य मिट्टी जो तुम्हारे खेत में हो उसमें लगाओ तो किसमें आसानी से लग जाएगा। वो तुम्हारा बलुई मिट्टी में आसानी से नहीं लग पाएगा। वो क्या किस में लगेगा, जो सामान्य मिट्टी है तुम्हारे वहाँ जो जिसमें क्ले है। क्यों, क्योंकि जो क्ले पार्टिकल होते हैं उनका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है। रिटेंशन टाइम मतलब क्या, पानी को रोकने की जो क्षमता है वो क्ले पार्टिकल में ज़्यादा होती है, अपने अंदर पानी को बहुत देर तक रोक के रखते हैं। जबकि जो तुम्हारे सैंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी उसमें रुकेगा नहीं, वो क्या होगा, सतह से तुरंत क्या होगा, नीचे चला जाएगा।
ठीक है। तो जब पानी नहीं पाएगा तो न्यूट्रिशन भी नहीं पाएगा, तो फसल क्या होगी, सूख जाएगी। ठीक। तो ये कहानी है सॉइल का। अगला है तुम्हारा, जो तुम्हारा मृदा में हानिकारक कोई भी साल्ट साल्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारे सॉइल में। ठीक है। अगर पानी में साल्ट की मात्रा है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो तुम्हारे फसल को बर्बाद कर देगा। ठीक है। और मैंने अभी बताया कि जो तुम्हारा फसल है, उस फसल के जो रिटेंशन क्वालिटी होनी चाहिए, पानी को रोकने की जो क्षमता होती है फसल की, वो क्या हो, बेहतरीन होनी चाहिए। जितना ही पानी अपने अंदर रोक पाएगा, वो निहित कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी होगी वो सॉइल, और उतना ही अच्छा क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में, उतना ही अच्छा फसल जो है उपजाऊ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो ये कहानी है तुम्हारा जो है सॉइल की उपयुक्तता का। ठीक है। कोई डाउट है इतने में तो पूछो। किसी को कोई डाउट हो इसमें अगर तो पूछ सकता है। नेक्स्ट। कोई डाउट नहीं है। देखो किसी भी सॉइल में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए साल्ट के रूप में। ठीक है। किसका साल्ट नहीं होना, सोडियम का साल्ट नहीं होना, सोडियम क्लोराइड नमक नहीं होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए। ठीक है। कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, सल्फेट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर ये चीज़ें सॉइल में हैं कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, तुम्हारी जो उपजाऊ क्षमता होगी उस फसल की, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए जो है सॉइल में मोस्टली जो है जो भी साल्टी नेचर के कंपोनेंट है वो नहीं होने चाहिए। चाहे वो सोडियम का हो, चाहे मैग्नीशियम, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे कोई भी क्लोराइड कंटेंट हो, वो तुम्हारा जो है चाहे नाइट्रेट हो, नहीं होना चाहिए उस सॉइल में। ठीक है। अब इसके बाद जो तुम्हारा अगला पॉइंट है, मृदा की उपजाऊ शक्ति सुधारने की विधियाँ। अगर कोई सॉइल है और वो सॉइल जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी नहीं है, तो हम कैसे उसको जो है उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुमसे हर बार पूछा जाता है कि किसी भी मृदा की उपज को कैसे हम, उपजाऊ क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं, फर्टिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल। तो कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी मृदा के उपजाऊ क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके तीन साधन हैं, तीन तरीके हैं। पहला, खाद का प्रयोग करके, खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं, बाय यूजिंग मैन्योर। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा फसलों के लिए चक्रीय क्रम अपना के हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, चक्रीय क्रम अपनाते हैं फसलों को। ठीक है। और तीसरा क्या है, खेत को विराम देकर, बाय गिविंग रेस्ट टू द फील्ड। ठीक है। ये तीन मेथड हैं। अभी तक जितना पढ़े हो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारा है ये है। ठीक है। और ये तुम्हारे परीक्षा में ज़रूर पूछता है, कहीं भी जाओगे तुमसे पूछेगा कि सॉइल रोटेशन क्या होता है। ठीक है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है आप बताइए। तो क्रॉप रोटेशन तुमसे एटलीस्ट पूछेगा या सीधे पूछ लेगा कि किसी भी मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का क्या क्या साधन है, क्या क्या तरीका है। ठीक है। तो इसके लिए हम बताएंगे तीन तरीके हैं, कौन से,
हम या तो खाद उर्वरक का प्रयोग कर लें, या तो चक्रीय क्रम अपना लें, या तीसरा जो मेथड होगा वो क्या होगा, खेत को जो है हम थोड़ा रेस्ट दे दें। ठीक है, जैसे तुम लोग जो है खूब ढेर सारा खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद रेस्ट होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जब भी कोई ये फसल तुम लगा लेते हो तो फिर क्या करते हो, तुरंत अगली फसल नहीं लगाना चाहिए, कुछ समय के लिए खेत को क्या करते हैं हम लोग, 1-2 महीने के लिए छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, पानी देकर हम लोग क्या करेंगे, उसको नेचुरली छोड़ देंगे, वो अपने आप को क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीस्टोर करता है, रीएडजस्ट करता है। ठीक है, अब जी अपनी जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे क्या करता है, वो रिकवर करता है। फिर क्या करोगे, जब फसल 1-2 महीने बाद फिर से तुम जब खेत को तैयार करके लगाओगे तो वही उसकी उपज क्षमता जो है फिर से डेवलप रहेगी, और उसमें जब तुम फसल को लगाओ तो क्या करेगा, वो पुनः उसी रूप में अपने फसल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा खेत को विराम देने का एक रीजन। ठीक है, तो खाद का प्रयोग क्या, जब भी तुम खेतों में देखते हो कि ये फसल लगा लेते हो या कोई फसल की तैयारी करते हो तो इसके पहले क्या करते हो, खेतों में ले आके तुम खाद का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो खाद ले आके क्या करें, कंपोस्ट खाद हुआ, उर्वरक या हरी खाद जो भी है तुम्हारी, ये मोस्टली 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से खाद हैं, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये क्या है, कंपोस्ट खाद है जो इसकी कमी को दूर करते हैं। कंपोस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की कमी को दूर करता है। ठीक है, और जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, ये सब चीज़ें जो हैं तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी। और जो हरी खाद होती है तो उसमें मूंग, गवार, खेत, ये सब चीज़ें हैं। इसको हम कल तुम लोगों को एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है।